लेट्स कंटिन्यू आवर रिविजन ऑफ इंडेस 116 लीजेस। इससे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इंडेस 116 रिविजन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स यानी कि मिसलेनियस टॉपिक्स, दैट इज लेजर अकाउंटिंग। फिर आ जाएगा हमारा सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, और अगर और भी कुछ बचा होगा इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लेजर अकाउंटिंग। तो एज वी ऑल नो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, वन इज लेसर एंड द अदर वन इज लेसी। लेसर होता है किसी भी एसेट का ओनर, यानी कि हम कह सकते हैं ये मालिक है उस एसेट का, ही इज द ओनर, जो अपने एसेट को लीज पे यानी कि रेंट पे देता है लेसी को। तो लेसी बन जाता है, क्या कह सकते हैं इसे, लेसी इज अ किराएदार जो किराया भर रहा है, रेंट पे कर रहा है। तो लेसी हो गया किराएदार और लेसर हो गया ओनर। लेसी की अकाउंटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके लिए एक मैंने पार्ट 2 बनाया है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कवर करे हैं, और मोस्टली एग्जाम में लेसी के ही क्वेश्चन आते हैं। लेसी में हमने सब कुछ देखा है, इसकी मॉडिफिकेशंस, इसमें कोई रीमेजरमेंट हो गई, कैसे हम इसमें आरओयू एसेट बनाते हैं, फिर लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। आप उस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, मोस्टली लेसी का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट आईसीआई कभी भी एक सरप्राइज दे सकता है, हो सकता है लेसी की जगह लेसर का क्वेश्चन पूछ ले, तो आना तो हमें ये भी चाहिए। तो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे लेसर यानी कि ओनर के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगी। अब लेसर लीज को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि लेसर के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीजेस। लेसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेसी के लिए कोई टाइप नहीं है, वो अपना आरओयू एसेट लीज लायबिलिटी करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं कि लेसर क्या कर रहा है अपनी बुक्स में। तो दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम सिर्फ लेसर का देख रहे हैं, लेसी का नहीं। ओके, तो लेसर के लिए लीज हो सकती है या तो ऑपरेटिंग या फाइनेंस, या तो फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग। अब इसकी डेफिनेशन या क्या होता है, इसका मीनिंग ये जानने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं, ताकि हमें ये याद ना करना पड़े कि ऑपरेटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, हमें एकदम से क्लिक हो जाएगा एग्जाम में आए तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हम एक कार परचेज करने जाते हैं। कार कौन सी है, मारुति कंपनी की। ठीक है, मिस्टर ए कार परचेज करने गया, बट ये फुल पेमेंट नहीं दे रहा, 5 लाख रुपीज़ की कार है। ये इसको बैंक से लोन ले लेता है और कार आ गई मिस्टर ए के पास। ठीक है, ये गाड़ी है, ये जो चला रहा है। अब लेट से इस कार में कोई डैमेज हो गई, लेट से इसका टायर खराब हो गया, या कोई इंजन फेलियर हो गया, या कुछ भी हो जाए, उसकी रिपेयरिंग कौन कराएगा, मिस्टर ए खुद लेगा रिस्क, मिस्टर ए के पास है। कोई एक्सीडेंट हो गया तब भी मिस्टर ए ही बॉर्न करेगा, भले ही वो इंश्योरेंस से क्लेम कर सकता है बाद में। अब मिस्टर ए को पॉइंट नंबर एक्स से पॉइंट नंबर वाई पे जाना है, डेस्टिनेशन एक्स से डेस्टिनेशन वाई, इसकी फैमिली को जाना है। तो जो गाड़ी का रिवॉर्ड है वो भी मिस्टर ए इंजॉय कर रहा है, मारुति कंपनी या जो बैंक है जिसने लोन दिया है वो तो नहीं ले रहा। तो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड मिस्टर ए का है। मिस्टर ए ने गाड़ी क्या कराई थी, फाइनेंस, यानी कि लोन लिया था। जो भी लेट से 6 ईयर्स का लोन है, जब ईएमआई खत्म हो जाएगी गाड़ी मिस्टर ए के नाम पे हो जाएगी। तो फाइनेंस कराते वक्त किसी भी चीज़ को हम फाइनेंस कराते हैं तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनर, एज इन जो इसने फाइनेंस कराई है, लेसी कह सकते हैं इस केस में, वो इंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को कहते हैं फाइनेंसिंग लीज, फाइनेंस लीज। इसी को अगर हम यहाँ पे पढ़े कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीज एट इंसेप्शन, फाइनेंस लीज होती है a lease that transfers substantially all risk and rewards incidental to the ownership of an underlying asset। यानी कि इस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, टाइटल्स में, बुक्स में या पेपर्स में जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी का, उसमें आरसी पे नाम बैंक का ही है कि बैंक ने फाइनेंस करी है, बैंक के नाम पे है गाड़ी, बट स्टिल मिस्टर ए सब कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड इंजॉय कर रहा है एज इन वो ओनर है। तो ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड आर सब्सटेंशियली ट्रांसफर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप, जो ओनरशिप के रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए, तो इट इज़ अ फाइनेंस लीज। अगर इट इज़ नॉट ट्रांसफर तो ऑपरेटिंग लीज मानी जाएगी। ठीक है, इतना से एक डिफरेंस है। अब कैसे पहचाने कि कोई ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, तो उसके लिए इंडेस ने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तो वो फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ऑपरेटिंग लीज का कोई क्वेश्चन है भी नहीं,
अगर एग्जाम में आया भी लेसर की अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग लीज ही आएगी, इसी का एक क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे अभी। तो फाइनेंस लीज कैसे पहचाने? सबसे पहले देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लीज टर्म बनी है, उसमें क्या लिखा है कि दैट द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, की लीज के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ओनरशिप ट्रांसफर होगी मतलब फाइनेंस लीज है। परचेज ऑप्शन, क्या कोई परचेज ऑप्शन है? द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, कि लेसी के पास एक ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है एसेट को, और वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो परचेज करेगा। जब लीज स्टार्ट हो रही है तभी उसे पता है कि मैं परचेज करूंगा, ठीक है, एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू, यानी कि कम प्राइस में उसके पास एक ऑप्शन है कि उस एसेट को खरीद सकता है लीज खत्म होने के बाद। तो ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि ओनरशिप एट द एंड ट्रांसफर हो रही है। लीज टर्म, ये टोटल 5 इंडिकेटर्स है, तो अभी हम थर्ड देख रहे हैं। लीज टर्म कहता है द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड। अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, स्टिल लेट से जो एसेट है, हम एसेट कार को ही लेके एज्यूम करते हैं, कार की लाइफ है 10 ईयर्स की, और लीज पे हमने दे दी है इसको 8 ईयर्स के लिए या 9 ईयर्स के लिए। तो लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, यानी कि अगर 8 साल बाद 9 साल बाद लीज जब खत्म भी हो जाए, तो गाड़ी पूरे 10 साल की थी, अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो मेजर पार्ट के लिए लेसी ने इंजॉय करे सारे राइट्स, तो लेसर के लिए फाइनेंस लीज है, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, कहने का मतलब एक बार रीड करते हैं। एट द इंसेप्शन डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। कहने का मतलब जो लेसी पेमेंट कर रहा है लेसर को, इतनी पेमेंट कर रहा है कि वो फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग, फेयर वैल्यू के इक्वली है या सब्सटेंशियली ऑल है। लेट्स से फेयर वैल्यू एसेट की 1 लाख है, और जो प्रेजेंट वैल्यू हम लीज पेमेंट, जो लेसी की पेमेंट के वक्त कैलकुलेशन के वक्त हम निकालते थे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, वो आ रही है 95,000 या 90,000। तो सब्सटेंशियली ये मैच ही करता है एक दूसरे से, 5-10 हज़ार का फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मोस्टली लेसी पूरे पैसे ही दे देगा लेसर को, तो इसको भी फाइनेंस लीज मान लेंगे। फिर लास्ट है स्पेशलाइज नेचर, कि जो एसेट है वो किसी स्पेशलाइज नेचर के लिए है, जो सिर्फ लेसी ही यूज़ कर सकता है, और किसी ने अगर यूज़ करना है तो उसमें मेजर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, मतलब मोटा खर्चा करना पड़ेगा। देयरफॉर लेसी के लिए ही एसेट बना है, तो लेसर के लिए भी किसी काम का नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 10 साल की लीज है, भले ही 50 साल की उसकी लाइफ है और लीज टर्म 10 साल का है, जब ये वापस भी कर दे लेसर को तो किसी काम का नहीं है लेसर का, क्योंकि इट इज़ स्पेशलाइज नेचर। सिर्फ उस वो मशीनरी लेसी ही यूज़ कर सकता है और कोई काम यूज़ ही नहीं कर सकता। करना भी चाहे तो फिर मेजर खर्चा करना पड़ेगा, लेट से 40-50% जितनी कॉस्ट है उतना तो खर्चा ही करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इट इज़ अ फाइनेंस लीज। ये पॉइंट्स याद नहीं करने, थोड़ा सा एक माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन में हम देख भी लेंगे। तो एक ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए लेसर अकाउंटिंग से रिलेटेड, कि कैसे फाइनेंस लीज पहचाननी है। और ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज 2 तरीके की लीजेज होती है। और अब हम चल सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 38 ये हम देखते हैं। इससे पहले के इलिस्ट्रेशन 37 तक हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 में, जो लेसी से डील करते हैं। टेस्ट और नॉलेज भी सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो अब 38 से हम स्टार्ट करते हैं। ये डील करता है लेजर अकाउंटिंग से। कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। और इसके आगे एक स्पेसिफिक लिखा है डीलर लेसर केस। ये भी क्या होता है मैं समझाऊंगा एंड में, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। और इसी क्वेश्चन में मैं आपको ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ें सीखेंगे। एक ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग फर्स्ट, सेकंड देखेंगे फाइनेंस लीज जो डीलर लेसर केस नहीं है, नॉर्मल, और थर्ड देखेंगे अपना डीलर लेसर केस, ठीक है। A dealer lessor enters into a 10-year lease of equipment with lessee. The equipment is not specialized in nature and is expected to have alternate use to lessor at the end of 10-year lease term. ये लाइन अगर हमें पढ़े तो याद आता है कि एक ये पॉइंट था स्पेशलाइज नेचर का इधर, कि एसेट स्पेशलाइज नेचर का है और किसी और के काम नहीं आ सकता, बट ऐसा नहीं है। ये इक्विपमेंट कोई भी यूज़ कर सकता है। मीन्स इससे हमें नहीं पता चलता कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। तो इस 5 में से हमारा एक पॉइंट तो यहाँ पे वर्क नहीं करा। कोई एक भी कर जाए तो फाइनेंस लीज है, क्योंकि एग्जाम में हमें पहचानना भी होगा कि ये कौन सी लीज है।
फिर लेसर रिसीव्स एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 15,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईयर। लेसी एंड ऑफ ईयर में पेमेंट कर रहा है लेसर को 15,000 रुपये, इसका पर ईयर का पर एनम के लीज पेमेंट है। Lesser expects the residual value of equipment to be 50,000 at the end of 10-year lease term. Okay. Lessee provides a residual value guarantee that protects lessor for the first 30,000 of loss for a sale at a price below the estimated residual value at the end of lease term, that is 50,000। ये क्या कह रहा है, 10 साल की हमारी टोटल लीज का टर्म है। लेसर को लगता है, लेसर यानी ओनर, कि 10 साल बाद जब उसे एसेट वापस मिलेगा, वो इक्विपमेंट, वो उसको 50,000 रुपीज़ में स्क्रैप वैल्यू में बेच सकता है। रेजिडुअल वैल्यू एज इन स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। जो लेसी है वो गारंटी देता है एक लेसर को, यानी कि लेसी यानी कि किराएदार ओनर को गारंटी दे रहा है कि जब 10 साल बाद मैं तुझे मशीन वापस करूंगा, इस कंडीशन की तो वो होगी कि कम से कम स्क्रैप में भंगार वाला 30,000 रुपये तो दे ही देगा, नहीं दिया तो मैं तेरे को अपनी जेब से दे दूंगा। तो 30,000 की गारंटी मिल गई, 50,000 लेसर एक्सपेक्ट करता है। तो देखो टोटल रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 की, इसमें 30,000 इज आवर गारंटी, इसकी गारंटी मिली है। तो जो रिमेनिंग बचा 20,000, 30,000 की गारंटी है, रिमेनिंग 20,000 को हम कहते हैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जिसकी गारंटी नहीं मिली। लेसर को लग रहा है, ओनर को लग रहा है कि वो मैं 50,000 को तो बेच ही दूंगा, लेसी कहता है भाई मैं तो 30,000 तक की वैल्यू तक की मशीन वापस कर दूंगा, इतनी तो वो दे ही देगा। ठीक है, ओके। इसको कैसे डील करना है वो हम देखेंगे बाकी की जब हम सॉल्व करेंगे। इक्विपमेंट हैज एन एस्टिमेटेड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,11,000। तो इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की है, लीज टर्म 10 साल का है, तो जब वापस करेंगे तो 5 साल अभी भी रिमेनिंग होंगे। तो इससे अगर हम ये वाली कंडीशन देखें वो भी सेटिस्फाई नहीं होती। लीज टर्म इज नॉट मेजर, क्योंकि 5 साल का भी लीज टर्म बचेगा जब वो वापस करेगा, तो इससे भी नहीं पता चला फाइनेंस लीज है कि नहीं। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो 2 कंडीशन से तो हमें नहीं पता चला कि फाइनेंस लीज है कि नहीं। फिर कहते हैं द लीज डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप of the underlying asset to lessee at the end of the lease term or contain an option to purchase the underlying asset। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, ओनरशिप का भी कोई क्लॉज नहीं है, ना ही परचेज ऑप्शन का कोई क्लॉज है। तो इससे पता चलता है कि ये अभी तक फाइनेंस लीज नहीं है। इंटरेस्ट रेट दे रखे है 10.078, हमसे पूछा है हाउ शुड द लेसर अकाउंट फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंटिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या ये ऑपरेटिंग लीज है या फिर ये फाइनेंसिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज में तो कोई हमें अकाउंटिंग करनी नहीं है मोस्टली, फाइनेंस लीज में हमें करनी होगी, वो पहचानना है। तो अगर हम इस टेबल पे आए, ये जो चार्ट बना है, एक ही चीज़ रह गई, हमने अभी तक प्रेजेंट वैल्यू चेक नहीं करी कि क्या वो फेयर वैल्यू से सब्सटेंशियली है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर लिया, समझ लिया। अब हमें बताना है कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, फिर हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब लेसी लेसर को यानी कि किराएदार ओनर को कितनी पेमेंट कर रहा है, 15,000 रुपये देगा आने वाले 10 सालों के लिए, पेबल एट द एंड। ठीक है, इम्प्लिसिट रेट हमें दे रखा है 10.078, इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे। और एक 10th ईयर में 30,000 की गारंटी भी दे रहा है, इसको भी हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में। ये हमने लेसी अकाउंटिंग में सीखा कि कैसे हम निकालते हैं। तो 15,000 को 10 सालों के लिए और 30,000 को 10th ईयर के लिए हम डिस्काउंट कर लेते हैं। सीधा चलते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट 1 में, जहाँ पे लीज पेमेंट हमारी आ रही है 15,000 रुपीज़ आने वाले 10 सालों के लिए। फिर 10th ईयर में हमारे पास 30,000 की एक गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, इसको डिस्काउंट कर दिया एट द रेट ऑफ 10.078%। फर्स्ट ईयर का हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि बिगिनिंग में पेमेंट नहीं हो रही, ईयर एंड में हो रही है। ठीक है, इसका हमने प्रेजेंट वैल्यू लिया, तो हमारे पास अमाउंट आई 1,03,340 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू, 1,03,340।
इसको हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, प्रेजेंट वैल्यू इज 1,03,340 और फेयर वैल्यू कितनी है, 1,11,000 क्वेश्चन में दे रखी है। कैरिंग अमाउंट है 1,00,000 बुक्स की और फेयर वैल्यू है 1,11,000। अगर इसको कंपेयर करें तकरीबन 7 से 8,000 का इसमें डिफरेंस है। तो इसको हम कहेंगे कि सब्सटेंशियली ऑल ही है जो हम प्रेजेंट वैल्यू कवर कर रहे हैं। बेसिकली एट द इंसेप्शन, लीज इंसेप्शन पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स यानी कि 1,03,340 अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू यानी 1,11,000। सब्सटेंशियली ऑल कह लो या इक्वल कह लो, एटलीस्ट इक्वल टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल, तो ये बन जाती है फाइनेंस लीज। कहने का मतलब 1,11,000 का एसेट है, लेसी ने ओनर को 1,03,340 रुपये तो दे ही दिए आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू में, तो बचा कितना 7-8 हज़ार। तो बेसिकली फाइनेंस लीजेस और सारे ट्रांसफर हो जाएंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड। यही चीज़ यहाँ पे एक सॉल्यूशन में हमने लिखनी है एग्जाम में कि लेसर शेल क्लासीफाई द लीज एज अ फाइनेंस लीज बिकॉज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब हमें पता चल गया ये फाइनेंस लीज है, बट अगर ये ऑपरेटिंग लीज होती तो क्या करते, पहले वो देख लेते हैं। अगर ये ऑपरेटिंग लीज होती तो लेसर क्या करता, सबसे पहले वो एक जर्नल एंट्री पास करता, उसके बैंक में रेंट की अमाउंट आई 15,000 रुपये टू लीज रिसीवेबल या लीज इनकम कह सकते हैं, किसी भी नाम से लीज रिसीवेबल लीज इनकम बैंक में अमाउंट आई। ठीक है, फिर सेकंड वो उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा क्योंकि ओनर के राइट्स सारे लेसर के पास है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो डेप्रिसिएशन भी यही चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज पास करेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे, बैंक में पेमेंट आएगी रेंट की और डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। बट फाइनेंस लीज में सारी ओनरशिप के राइट्स एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड सब कुछ ट्रांसफर हो गया लेसी को, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा लेसर और अपनी बुक से एसेट को टाटा बाय बाय यानी कि डी रिकॉग्नाइज कर देगा। तो ऑपरेटिंग लीज की तो जर्नल एंट्री हमने देख ली, बहुत ही सिंपल है। आते हैं फाइनेंस लीज की। फाइनेंस लीज में भी सिर्फ 3 जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है और हमारा क्वेश्चन खत्म। जर्नल एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री नंबर 2 और जर्नल एंट्री नंबर 3। ठीक है, 3 जर्नल एंट्रीज में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं है। सो लेट्स सी, लेसर ने फाइनेंस लीज करी है यानी कि सारे राइट्स एंड रिवॉर्ड सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, तो वो ओनर नहीं है, अपने बुक से वो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा। एसेट को डी रिकॉग्नाइज यानी कि क्रेडिट करेगा टू एसेट। कितनी अमाउंट का, कैरिंग अमाउंट का, ऑफ कोर्स बुक्स में जितना आ रहा है उतना ही डी रिकॉग्नाइज करेगा। 1,00,000 रुपए का आ रहा है, 1,00,000 रुपए हटा देगा। ठीक है, अब इसने एसेट अपना दे दिया, बट उसके बदले इसे हर महीने या हर साल 15,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। बेसिकली हम ऐसा कहेंगे उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है, उसका रिटर्न मिल रहा है उसे 15,000 रुपये। सो इट इज़ बेसिकली एक नया एसेट क्रिएट कर देगा, इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से करेगा, इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट कितनी अमाउंट से करेगा। सो लेट्स सी, एज अ ओनर लेसर को क्या उम्मीद है अपने एसेट से, इसको ये उम्मीद है कि ये 15,000 रुपये आने वाले 10 साल तक हर साल इसे मिलेंगे। फिर इसे उम्मीद है कि जब 10 साल बाद इस एसेट को ये बेचेगा 50,000 रुपीज़ इसको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएंगे। उसमें से 30,000 की गारंटी तो लेसी देता है, 20,000 की नहीं देता, बट उसे लगता है कि उसकी मशीन इतनी है या वो ऐसे डीलर्स को जानता है स्क्रैप में जो डील करते हैं कि 50,000 तो उसे मिल जाएंगे। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो कहेगा कि इतनी ही अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करी है जिसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, तो इस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू वो आज ले लेगा। तो बेसिकली हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी नहीं ले रहे,
लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लेसर के पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं कि उसका एसेट उसको क्या जनरेट करके दे सकता है, उसकी आज के दिन की वैल्यू कितनी है। उसको लगता है कि उसका एसेट 15,000 रुपये हर 10 साल तक देगा, हर साल, और 50,000 रुपीज़ स्क्रैप में दे देगा एंड में, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लो। तो हमने 15,000 प्लस 30,000 की जो रेजिडुअल वैल्यू की गारंटी थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कर ही रखी थी, 1,03,340 आया था। इसका मैं वर्किंग नोट भी दिखा देता हूँ। ये हमने करा था 15,000 और 30,000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,03,340। अब क्या रह गया है, 20,000 की और प्रेजेंट वैल्यू ले लो, क्योंकि 30 प्लस 20 50,000 का टोटल नेट स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो 20,000 10th ईयर में सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.383 से आता है 7,660। तो ये बन गया पूरा, इन दोनों को अगर हम सम कर दें, ये इन्वेस्टमेंट बन गई लेसर की जितनी वो कर रहा है। फटाफट से कैलकुलेटर उठाओ, 1,03,340 प्लस 7,660 आता है 1,11,000। तो इसको हम जर्नल एंट्री में डाल देते हैं ऊपर, इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट 1,11,000 की ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, इसको लीज रिसीवेबल भी कह सकते हैं इस एंट्री में, बट इन्वेस्टमेंट इन लीज ऐसे यूज करते हैं तो हम यही यूज करेंगे। तो इसने बुक से एसेट हटाया टू एसेट अकाउंट, 1,00,000 का हटाया, उसके बदले 1,11,000 की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रख रहा है कि मुझे मिल जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब एक डाउट उठ सकता है, ये एक वैसे ही आ सकता है चीज़ माइंड में, कि ये जो 1,11,000 है और एसेट की फेयर वैल्यू भी 1,11,000 है, तो हमने इतनी कैलकुलेशन क्यों करी, यही ले लेते। नाउ दिस इज अ कोइंसिडेंस कि ये दोनों अमाउंट मैच कर रही है। असल में ये फेयर वैल्यू नहीं है, इसको हमने अलग तरीके से कैलकुलेट करा है। कैसे करा है, प्रेजेंट वैल्यू ली है अभी आपने देखी है, इसमें 15,000 प्लस 50,000 को डिस्काउंट करा है, तब आया ये 1,11,000। तो ऐसा फेयर वैल्यू नहीं लेनी हमें यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस फर्स्ट एंट्री को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। नाउ इट इज़ पेंडिंग, ये अभी पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, इसको सेकंड और थर्ड करके फिर आएंगे इस पे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे। तो ये फर्स्ट एंट्री हमने करी है लीज के इंसेप्शन पे। अब चलते हैं ईयर एंड पे, दो एंट्रीज पास होगी। देखो होगा क्या, थर्ड एंट्री पे पहले फोकस करते हैं। ईयर एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में लेसर के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 15,000 रुपये का जो ईयरली रेंट है, इसको हम डाल देंगे टू इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट, दैट इज 15,000। ठीक है, बट इससे भी पहले ये सेकेंड एंट्री, ये भी ईयर एंड में ही होगी, ईयर वन के एंड में, और ये भी हमारी ईयर वन में हो रही है। एक हम फाइनेंस इनकम बुक करेंगे पीएनएल में, दैट इज फाइनेंस इनकम अकाउंट, इसको हम डालेंगे इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट डेबिट। बेसिकली जो अगर हम जब लेसी की अकाउंटिंग करते थे, एक अमाउंटाइजेशन टेबल बनाते हैं, उसमें हमारा लीज का क्या कहते हैं, फाइनेंस का एक्सपेंस आता है, इसको हम चार्ज करते हैं फाइनेंस एक्सपेंस पे। बट लेसर के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में इसको इनकम होगी, तो फाइनेंस इनकम यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए सेम एक अमाउंटाइजेशन टेबल बनेगा। तो लेट्स सी, ये एक अमाउंटाइजेशन टेबल बना रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं हम कैसे बनाते थे अमाउंटाइजेशन टेबल। देखो, एक हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इस पे हम फाइनेंस इनकम या फाइनेंस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, देन लीज की पेमेंट होती है, पेमेंट, फिर आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस लेसर के लिए क्या होगा, 1,11,000, ये हमने कैलकुलेट करा था कि लेसर के लिए 1,11,000 रुपये का, क्योंकि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसने, उसको उस एसेट से कितनी एक्सपेक्टेशन थी, 15,000 रुपये हर साल मिलेंगे प्लस एंड में 50,000, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है इन दोनों का सम 1,11,000। ये लेसर के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस।
ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,11,000। इस पे फाइनेंस इंटरेस्ट चढ़ेगा एट द रेट ऑफ 10.078%। एक बार चेक कर लेते हैं रेट ठीक है कि नहीं। 10.078%, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट 1,11,000 पे 10.078%, इट कम्स टू बी 11,186.58, तो राउंड ऑफ में 187। लीज पेमेंट साल में हो रही है 15,000 की, ईयर एंड में हो रही है। तो क्या करेंगे, 1,11,000 में फाइनेंस इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट इस पे चढ़ेगा, प्लस 11,187 माइनस करेंगे 15,000, 15,000 हमारे माइनस होंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,07,187। सेम यहाँ पे इन्होंने लीज का एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया, 1,11,000 का ओपनिंग बैलेंस, इस पे 15,000 की रेंटल पेमेंट माइनस करी है, एनुअल इंटरेस्ट इनकम को ऐड करा है 11,187 का ये वाला, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,07,187। सिमिलर हर एक साल के लिए करते चलेंगे, हमारा ये फॉर्मेट हम इसी के थ्रू पूरे 10 साल का यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर की फाइनेंस इनकम आ गई 11,187, इसको हम अपनी जर्नल एंट्री में डाल देते हैं। फाइनेंस इनकम कितनी है, 11,187। तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड एंड थर्ड एंट्री कंप्लीट। इसको अब करते हैं आईसीआई से मैच। आईसीआई का सोल्यूशन देखते हैं। देखो आईसीआई कहता है ये फाइनेंस लीज है, ठीक है, हमने भी बता दिया था ये फाइनेंस लीज है। ये अपनी फर्स्ट एंट्री, इसको अभी हमने पेंडिंग रखा है तो बाद में मैच करेंगे। फिर ये सारा एंट्री को एक्सप्लेन करा है, जो भी कैलकुलेशन हमने करी है, कुछ ज़रूरत नहीं है एग्जाम में ये सब करने की। फिर जर्नल एंट्री ईयर एंड में, दिस इज आवर सेकंड प्लस थर्ड, आईसीआई ने इसको मिक्स कर दिया है मर्ज करके, बट हम अलग अलग करेंगे ताकि ईजी रहे। इसके बाद फिर से इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये अमोर्टाइजेशन टेबल हमने देख लिया था, फिर वर्किंग नोट्स में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, और ये अपना अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 20,000 को प्रेजेंट वैल्यू करा था, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन हमारा खत्म है सोल्यूशन के साथ ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड प्लस थर्ड एंट्री इसको समझते हैं जो आईसीआई ने करी है और जो हमने करी है। लेट्स सी। देखो आईसीआई कहता है ईयर वन में कैश यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से। क्या हमने करा, ये देखो बैंक अकाउंट हमने डाल दिया 15,000, बैंक अकाउंट में चला गया। इंटरेस्ट इनकम जाएगी 11,187 से, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम यानी कि फाइनेंस इनकम 11,187 से क्रेडिट भी हमने कर दी, डन। फिर कहता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है 3,813 की। तो नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट इन लीज, इसको चाहे नेट लिख दो। हमने क्या करा है, 15,000 से क्रेडिट करा है, और 11,187 से डेबिट। अगर हम इसको नेट करें यानी कि 15,000 माइनस 11,187, तो ये आता है 3,813 रुपीज़ नेट में क्रेडिट। तो यही यहाँ पे इन्होंने करा है 3,813 नेट में क्रेडिट करा है। तो ये हमारी एंट्री मैच हो गई 2 और 3 वाली, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाते हैं फर्स्ट एंट्री, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको क्लोज करते हैं और हमारा क्वेश्चन खत्म। देखो फर्स्ट एंट्री में हमने क्या करा था, एसेट को डी रिकॉग्नाइज करा और उसके बदले एक इन्वेस्टमेंट डाल दी थी प्रेजेंट वैल्यू करके कि लेसर को क्या एक्सपेक्टेशन है प्रेजेंट वैल्यू से, तो उसने 15,000 प्लस 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस, 1,00,000 का एसेट हटाया, उसके बदले 1,11,000 की इन्वेस्टमेंट डाल दी एसेट, तो 11,000 रुपये का नेट इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट। अगर ये डीलर वाला केस ना होता, डीलर लेसर का केस ना होता, कोई नॉर्मल केस होता, तो इसको हम डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर 11,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते, क्वेश्चन खत्म, एंट्री खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म, सब कुछ खत्म, जाओ घर पे आराम करो, ठीक है, तो हो गया। तो बेसिकली अभी मैंने दो कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया, ऑपरेटिंग लीज पहले बता दिया था कैसे करना है, नॉर्मल केस बता दिया। अब आ जाते हैं डीलर लेसर, इसको भी करते हैं और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो लेट्स सी डीलर लेसर क्या होता है। देखो दो तरीके के लेसर हो सकते हैं,
एक होता है नॉर्मल, एक होता है डीलर। नॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं कि नॉर्मल उसे बोले, बस डीलर है और एक नॉर्मल है, ठीक है। डीलर एज इन लेट से कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई ट्रेडर है जो मशीनों में डील करता है किसी भी एसेट में। इसका रोज़ का काम है कि ये एसेट्स को लीज पे देता है, यानी कि ये इसके रेवेन्यू का पार्ट है, इसके ऑपरेशंस का पार्ट है। तो ये जो लीज देगा वो उसकी सेल होगी, फिर उसके कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होंगे, तो हमें सेल और कॉग्स को रिकॉर्ड करना होगा। नॉर्मल मीन्स जैसे मेरे पास एक एसेट है या एक ज़मीन है, बिल्डिंग है, इसको मैं लीज पे देना चाहता हूँ। मेरा रोज़ का काम नहीं है, मेरा काम कुछ और है, बट मैं इस बिल्डिंग को लीज पे देना चाहता हूँ। मेरी वन टाइम ट्रांजेक्शन है, तो इसका प्रॉफिट डायरेक्ट मैं पीएनएल में डाल दूंगा। मेरे को अपना रेवेन्यू अकाउंट में सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिखानी। तो डीलर को दिखाना पड़ेगा अपना रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस फर्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, एक ये यहाँ पे दिखाएगा टू रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट। कि रेवेन्यू यानी कि उसने सेल करी है, और उस सेल की परचेज कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है वो दिखाएगा। यानी कि बेसिकली ये 11,000 का प्रॉफिट दिखाएगा, सेल्स माइनस में परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस 11,000 को ब्रेकअप देगा। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। लेजर ने सामान बेचा, अपनी मशीन इक्विपमेंट बेची, तो उसके बदले लेसी जो बायर है, इधर लेसर को हम मानते हैं सेलर और लेसी हो गया बायर। तो बायर से लेसर को क्या मिल रहा है, यानी कि कितने रुपए में वो बेच रहा है, 15,000 रुपये हर साल लेगा, प्लस 50,000 जो स्क्रैप वैल्यू है उसमें से बायर तो सिर्फ 30,000 रुपये ही दे रहा है। तो 15,000 प्लस 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि एज अ लेसी, लेसी वो 20,000 नहीं दे रहा, सिर्फ 30,000 रुपये देने को रेडी है, वो भी 10 साल बाद, यानी कि गारंटी दे रहा है उसकी। तो बायर से उसे 15,000 और 30,000 मिल रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने शुरू में कैलकुलेट करी थी, 1,03,340 आई थी। ये बन जाएगा हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू एज इन सेल्स, हमने कस्टमर से कितना पैसा लिया है, तो आज के दिन में हमने कस्टमर से लिया है 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू आने वाले 10 साल के लिए, और 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू 10th ईयर की, 1,03,340 रुपये का हमारा बनता है रेवेन्यू। डाल देते इसको अपनी एंट्री में, 1,03,340। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या तो बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। कैसे, 11,000 का प्रॉफिट है, उसमें 1,03,340 है, इसमें से 11,000 अगर हम माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है 92,340। बट इसको कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी। वो कैसे करेंगे, तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की, यानी कि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट के लिए हम देखेंगे कितने का सामान हमने बेचा है। हमारी बुक्स में 1,00,000 रुपये का आ रहा है कैरिंग अमाउंट, यानी कि 1,00,000 की इसकी कॉस्ट है। बट 20,000 रुपीज़ की जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो हम बाद में बेच कर रिकवर कर सकते हैं, यानी हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी 20,000 की, जिसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 7,660। तो 1,00,000 माइनस 7,660 को अगर हम करें, आ जाओ अपने कैलकुलेटर्स पे, 1,00,000 माइनस 7,660 आता है 92,340, और यही अमाउंट ऊपर मैंने लिखी थी 92,340। तो इसके साथ हमारा लेसर अकाउंटिंग खत्म होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाए तो 5-6 मार्क्स का तो आएगा ही, ठीक है। तो तीन एंट्रीज में, ये तीन एंट्रीज ही मैंने आपको समझानी थी, इसमें हमारा क्वेश्चन खत्म है। इसमें मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पहचानना है कि फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, गारंटीड अनगारंटीड को हमने किस तरीके से डील करना है। गारंटीड मतलब जो लेसी देने को तैयार है, लेसी कौन है, बायर हमारा। तो बायर हमें क्या देने को तैयार है, वो हमने रेवेन्यू ले लिया क्योंकि वो सेल में हमें वो मिल रही है अमाउंट। कॉस्ट से हमने अपना अनगारंटीड वाली अमाउंट हटा दी, क्योंकि 1,00,000 की कॉस्ट है, 20,000 में रिकवर कर सकता हूँ सामान को बेच के, उस 20,000 की आज की वैल्यू कितनी है, वो 7,000 वाली, तो वो 1,00,000 में से माइनस करके आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। सो विद दिस हमारा ये फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग खत्म होती है लेसर अकाउंटिंग में। इसको मैं आईसीआई के सॉल्यूशन से मैच भी कराता हूँ, वो रह गया था करना। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री रह गई ना मैच करनी।
एक सेकेंड, ये सेकेंड वाली तो हमने कर ली थी। आ जाते हैं फर्स्ट पे। नेट इन्वेस्टमेंट हमने कितनी डाली है, 1,11,000 की। नेट इन्वेस्टमेंट 1,11,000 की। ये क्या था, प्रेजेंट वैल्यू था पूरा 15,000 प्लस 50,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 92,340 अभी हमने कैलकुलेट करी थी, 92,340। फिर एसेट हमने बुक से हटाया 1 लाख रुपए का, जो है अपनी कैरिंग अमाउंट। तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर लीज, इसको हमने डाल दिया टू एसेट 1 लाख। रेवेन्यू हमने सेल्स दिखाई है 1,03,340, 1,03,340, ये भी हमने मैच हो गई। जर्नल एंट्री हमने इसकी मैच भी कर लिया आईसीआई के सॉल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 39। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 45 आएगा, इलस्ट्रेशन 45, विच डील्स विद सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। बाकी बस एक जनरल थोड़े से थ्योरी के क्वेश्चन है, लेट्स सी। एक लेसर है एल, लीजेस रिटेल स्पेस टू लेसी जी, क्लासिफाई द लीज एज ऑपरेटिंग लीज है इसकी। लीज इंक्लूड्स अ फिक्स्ड लीज पेमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। नाउ ड्यू टू कोविड एल एंड जी एग्री करते हैं रेंट कंसेशन दैट अलाउज जी, दैट इज लेसी, टू पे नो रेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर। 3 महीने का रेंट अभी नहीं लिया इससे, बट टू पे 20,000 पर मंथ इन द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। आने वाले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च एक्स्ट्रा रेंट ले लिया, मतलब जो यहाँ पे नहीं लिया था वो इधर रिकवर कर लिया। सो देर आर नो अदर चेंजेस इन द लीज, हाउ विल दिस विल बी अकाउंटेड बाय द लेसर। अब इसमें कोई और चेंजेस नहीं है, सिर्फ 3 महीने का अभी कंसेशन देके फिर 3 महीने बाद वो लीज रिकवर कर ली, तो ये कोई लीज मॉडिफिकेशन नहीं है, नॉर्मल इसको हम रिकॉर्ड करते चलेंगे, कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है। So L determined that reduction in lease payment and the proportional increase in the next months does not result in an overall change. L does not account for change as a lease modification, ये कोई modification नहीं है, वो कंटिन्यू करता रहेगा रिकॉग्नाइज जैसे करता था। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 40, ये भी कुछ खास काम का नहीं है। एक लेसर है एंटर इनटू अ 10 year लीज ऑफ ऑफिस स्पेस विद लेसी के, विच कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हो रही है 10 साल के लिए। रेंटल पेमेंट 15,000 पर मंथ, पेबल इन अरियर्स। एम क्लासिफाइज द लीज एज ऑपरेटिंग लीज है ये। एम रीइंबर्स केज रीलोकेशन कॉस्ट ऑफ 6 लाख विच एम अकाउंट्स फॉर एज अ लीज इंसेंटिव। क्या कह रहे हैं, लेसर ने कोई लीज इंसेंटिव दिया है 6 लाख रुपए का। The lease incentive is recognized as a reduction in rental income over the lease term using the same basis over the lease, that is straight line basis over 10 years. M लेसर के को 15,000 रुपये पर मंथ में अपना ऑफिस देता है लीज पे, साथ में एक रीलोकेशन कॉस्ट के लिए वो उसको रीइम्बर्स करते हैं 6 लाख रुपीज़, जो पर मंथ अमोर्टाइज करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। एम अमोर्टाइज करेगा इसको पर मंथ, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स यानी कि 120 मंथ आता है, 5,000 पर मंथ इसको अमोर्टाइज करेगा। 1 अप्रैल 2020 को कोविड आया। एम एग्रीज टू वेव केज रेंटल पेमेंट फॉर मई जून एंड जुलाई, 3 मंथ्स की पेमेंट वेव ऑफ कर दी, ऐसा नहीं करी कि डिले करी जैसे पहले करा था, वेव ऑफ कर दी है। This decrease in consideration is not included in the original terms and conditions of the lease and therefore एक lease modification है। क्या करेगा लेसर, अब देखो ऑपरेटिंग लीज में अगर कोई चेंजेस होता है तो इसको स्ट्रेट अवे डील करो कि एक तरीके से ये न्यू लीज है, पहले वाली चल रही है और ये न्यू लीज है। So M accounts for this modification as a new operating lease from its effective date 1 अप्रैल 20 जब कोविड आया। M recognize the impact of waiver on a straight line basis over the 5 years। बाकी मतलब एक तरीके से न्यू लीज मानेगा, बाकी किसी काम का क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेते हैं, वैसे काम का नहीं है ये भी। क्या कहते हैं ये इलस्ट्रेशन नंबर 41, लेसर एल enters into a 8 year lease of 40 lorries with lessee M that commences on 1st of January 2018। तो 2018 से 8 साल 19 20 21 22 23 24 25 26 2026 तक की ये लीज टर्म है। The lease term approximates the lorry's economic life and no other features indicate that the lease transfer or does not transfer substantially all of the risk and rewards incidental to ownership of the lorries। अब हमने वो 5 कंडीशन पढ़ी थी, उसमें एक लीज टर्म था कि वो इकोनॉमिक लाइफ से अप्रॉक्सीमेट करती है या मेजर टर्म के लिए है लीज टर्म, तो यहाँ पे लिखा है कि लीज टर्म अप्रॉक्सीमेट्स, देयरफॉर इट इज़ अ फाइनेंस लीज, यानी कि 8 साल की लीज का पीरियड है और जो लॉरी है वो भी 8 साल के लिए ही उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, दोनों अप्रॉक्सीमेट है, तो ये फाइनेंस लीज है। बाकी कोई और कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि
रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, हम इसी कंडीशन से पता लगा लेते हैं कि फाइनेंस है। Assuming that substantially all of the risk and rewards incidental to ownership of the lorries are transferred, L classify the lease as a finance lease, उसने classify कर दी। फिर कोविड आया, एम का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म हो गया। एम कौन है? लेसी। जून 20 में एल एंड एम अमेंड द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इट नाउ टर्मिनेट्स ऑन 31 दिसंबर 2020 में ही खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लीज खत्म। अब 2026 तक 8 साल पूरे हो रहे थे, इकोनॉमिक लाइफ भी 2026 तक थी क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करती थी, बट 2020 में ही खत्म हो गई, यानी कि 6 ईयर्स अभी तक बचे हैं, 5-6 साल बचे हैं। तो मतलब अब ये फाइनेंस नहीं बची, ये ऑपरेटिंग लीज बन गई, कन्वर्ट हो गई फाइनेंस से ऑपरेटिंग। नाउ इट इज़ अ लीज मॉडिफिकेशन, नेचर ही चेंज हो गया लीज का, क्योंकि और कोई टर्म्स नहीं बताते थे कि ट्रांसफर होंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड, देयरफॉर इट बिकम्स अ ऑपरेटिंग लीज। Early termination was not a part of original terms of the lease, and this is therefore a lease modification. The modification does not grant M additional right to use or cannot be accounted as a separate lease. How will this be accounted by lessor? Lessor क्या करे अब? तो लेसर क्या करेगा? लेसर ने पहले फाइनेंस लीज बनाई थी, फाइनेंस लीज के लिए उसने क्या करा था? एक लीज रिसीवेबल यानी कि इन्वेस्टमेंट इन लीज बनाया था। इन्वेस्टमेंट इन लीज हमने अभी कैलकुलेशन, हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी ना, उसमें हम बनाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, वो रिकॉग्नाइज कर रखा होगा डेबिट, और अपना एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेगा? ऑपरेटिंग लीज बनाने के लिए एसेट को फिर से रिकॉर्ड करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, यानी कि रिवर्स एंट्री पास करेगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ आया तो मैं क्लियर बताता हूँ। फाइनेंस लीज में हम एंट्री पास करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट को क्रेडिट कर दिया। अब इसको हमें वापस कन्वर्ट करना है ऑपरेटिंग लीज में। ऑपरेटिंग लीज यानी कि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके होंगे? लेसर के। तो एसेट आएगा इसकी बुक में, एसेट को फिर से रिकॉग्नाइज करेगा, इस वाले अकाउंट को, नेट इन्वेस्टमेंट को रिवर्स कर देगा टू नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कैलकुलेशन होगी नहीं होगी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लेसर विल डी रिकॉग्नाइज द फाइनेंस लीज रिसीवेबल, यानी कि ये नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल, और रिकॉग्नाइज कर लेगा अंडरलाइंग एसेट इन इट स्टेटमेंट। बस अब वो देखेगा चाहे प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, जो भी है देख लेगा और उसी हिसाब से मेजर करेगा कैरिंग अमाउंट्स, और कुछ बस करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज आवर इलस्ट्रेशन 41। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन 42 डील करता है सब लीज के कंसेप्ट से। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले सब लीज का कंसेप्ट समझते हैं। लेट से एक लेसर है, एक सेकेंड, एक लेसर है और एक लेसी है, ठीक है। लेसर ने अपना एक एसेट जिसकी इकोनॉमिक लाइफ है 40 ईयर्स, उसको लीज पे दे दिया लेसी को, कितने सालों के लिए? सिर्फ 5 साल के लिए। अभी इकोनॉमिक लाइफ बची है 40 ईयर्स की, 5 ईयर्स के लिए दे दिया लेसी को। तो लेसर के लिए कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है? सबसे पहले तो ये बताओ। लेसर के लिए ये बनेगी ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि और चीज़ हमें बताई नहीं, मेजर टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये बन गई लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज। लेसी के लिए क्या है? लेसी के लिए तो हम देखते ही नहीं, ये ऑपरेटिंग है, फाइनेंस है। लेसी तो अपना आरओयू अकाउंटिंग करता रहेगा, ठीक है। अब इस लेसी ने क्या करा? इस एसेट को आगे किसी और को लीज पे दे दिया, यानी कि सब लीज कर दिया, सब लेसी, एक नया लेसी आ गया, आगे किसी और को लीज पे दिया। अगर किसी और को लीज पे दिया तो उस ट्रांजेक्शन के लिए ये क्या बन जाएगा? लेसर। लेसी ही बन जाएगा अपना लेसर, ठीक है। अब जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी उसमें ये था अपना ओरिजिनल लेसर, दिस इज ओरिजिनल, और ये था ओरिजिनल लेसी। फिर इसने सब लीज करा तो ये बन गया है इंटरमीडिएट लेसर, यानी कि जैसे हमारे में होता है ना इंटरमीडिएट फिर फाइनल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तो ये भी बीच में अटका हुआ है इंटरमीडिएट लेसर, और ये कहलाएगा सब लेसी।
अब हमें बताना है कि इस लेसी के लिए जो अब लेसर बन गया, इसके लिए ये ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, इसने दिया है इसको 4 ईयर्स के लिए लीज पे, सब लीज कर दिया। So now this person is both a lessee and a lessor. As a lessee ये ROU एसेट बनाएगा, एज अ लेसर इसे देखना है कि ये ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है। तो देखो, और ये वाला लेसी ये फिर ROU अकाउंटिंग करेगा, क्योंकि लेसी के किस्मत में क्या आई है, ROU अकाउंटिंग। लेसर के पास आई है OLFL। अब एज अ लेसर ये देखेगा कि इसके पास जो राइट है एसेट को यूज करने का वो 5 साल का है, उसमें से 4 साल के लिए इसने सबलीज कर दिया, यानी कि मेजर पोर्शन सबलीज कर दिया, मेजर पीरियड। तो ये बन गई इसके लिए फाइनेंस लीज। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है लेसी लेसर का, ज़्यादा इसमें जाने सॉरी सबलीज का ज़्यादा इसमें बीच में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, तो क्वेश्चन डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ सबलीज इन केस ऑफ अ इंटरमीडिएट लेसर। इंटरमीडिएट लेसर कौन होता है, ये ओरिजिनली तो अपना लेसी ही है, बट ये बन गया है अब इंटरमीडिएट लेसर, क्योंकि इसने अपनी ही चीज़ जो लीज पे ली है आगे किसी को दे दी। एंटिटी ABC जो ओरिजिनल लेसी है अब इंटरमीडिएट लेसर बन चुका है, लीजेज अ बिल्डिंग फॉर 5 ईयर्स। यही चीज़ ओरिजिनल लेसी और इंटरमीडिएट लेसर 5 साल के लिए बिल्डिंग लेता है लीज पे। बिल्डिंग हैज़ एन इकोनॉमिक लाइफ 40 ईयर्स की। एंटिटी ABC इसको सब लीज पे दे देता है आगे वाले 4 सालों के लिए। सो हाउ शुड द सब लीज बी क्लासिफाइड बाय एंटिटी ABC? यही चीज़ मैंने अभी बताई थी, अब इसको रीड भी कर लेते हैं ICAI क्या कहता है, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल्स में फिगर्स लिए ईयर्स वो इसी से उठाया। सो द सब लीज इज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू ROU एसेट। जो सब लीज का ये 4 साल का पीरियड है, कैसे क्लासीफाई हो, ये डिपेंड करता है ROU एसेट जो कि 5 साल का था, क्योंकि 5 साल और 4 साल को कंपेयर करें, 5 साल कौन सा है, ROU एसेट। सो इट इज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू ROU एसेट इन द हेड लीज। अभी हेड लीज क्या बला है, जो ओरिजिनल लीज थी इसी को कह देते हैं ये हेड लीज है, और ये अपनी सब लीज है। तो हेड लीज में जो ROU एसेट डील हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, ये 5 साल वाला, इसके रेफरेंस में देखेंगे, और नॉट द अंडरलाइंग बिल्डिंग ऑफ द हेड लीज। हेड लीज में जो अंडरलाइंग बिल्डिंग 40 ईयर्स है, इससे कंपेयर नहीं करेंगे 4 साल को, इससे करेंगे तो ये फिर से ऑपरेटिंग लीज बन गया। Hence, when assessing the useful life criteria, the sublease term of 4 years is compared with the 5-year ROU asset in the head lease, and accordingly may result in the sublease classified as finance lease. Done. ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, MCQ में आ सकता है, इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, और MCQ में मेरे को नहीं लगता आएगा इतना सा, बट कॉम्प्लिकेटेड है, आ भी सकता है, यानी कि मेरे को नहीं लगता तो आएगा नहीं, देख लेना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 43, ये भी सब लीज से डील करता है। लेट्स सी, एक हेड लीज है, यानी कि कह लो मेन लीज जो है। इंटरमीडिएट लेसर यानी कि जो अपना ओरिजिनल लेसी है एंटर्स इनटू अ 5-year लीज फॉर 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस, द हेड लीज विद एंटिटी XYZ द हेड लेसर। कह रहे हैं जो XYZ है, जो लेसर है, इसने एक इंटरमीडिएट लेसर यानी कि ओरिजिनल में लेसी है, और एक ये इंटरमीडिएट लेसर है, यानी कि इसने सब लीज कर दी होगी। तो ओरिजिनल लीज है अपनी 5 ईयर्स की, तो ये ROU एसेट बनाएगा 5 ईयर्स का। इसके बाद क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, मतलब 2 साल बीत गए, ईयर 3 में इंटरमीडिएट लेसर यानी कि इस बंदे ने सब लीज कर दी है पूरा का पूरा 10,000 स्क्वायर मीटर्स का ऑफिस फॉर द रिमेनिंग लीज टर्म ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द हेड लीज टू सब लीज टू सबलेसी। यानी कि एक आ गया यहाँ पे सबलेसी, थर्ड पर्सन, इसको दे दिया है 3 सालों के लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए सब लीज कर दी। अब हमें क्या बताना है, हाउ शुड द सबलीज बी क्लासिफाइड एंड अकाउंटेड बाय द इंटरमीडिएट लेसर। इंटरमीडिएट लेसर यानी कि ये बंदा, इसको OL दिखाए या FL दिखाए। देखो, अभी मैंने भी खुद सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट एक चीज़ मैं देखता हूँ क्या हो सकता है इसका आंसर, पहले एनालाइज करते हैं। इंटरमीडिएट लेसर ने खुद एसेट लिया था 5 ईयर्स के लिए, उसमें से 2 साल यूज़ करा, बचे कुछ 3 साल इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब हमें बताना है
हमें पता है वो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि इफ़ इट इज़ लीज मेजर टर्म ऑफ द लीज, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, फिर से देख लेना क्या इंग्लिश है उसकी, वो देख लेना। बट अगर मेजर पीरियड के लिए, एक सब्सटेंशियल पीरियड के लिए हम उसको लीज पे दे देते हैं तो वो बन जाता है फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। अब मेजर पीरियड क्या है, सब्सटेंशियल क्या है, कहीं पे नहीं पता। हम कह सकते हैं 50% ऑफ मोर हो सकता है, यानी कि 2.5 साल और ज़्यादा। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है। तो हमें दोनों तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। तो इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजर पीरियड देन इट इज़ अ फाइनेंस लीज। अगर 3 साल मेजर है 5 साल में, क्योंकि 50% से ज़्यादा है, तो ये फाइनेंस लीज है। अगर मेजर नहीं है तो ये ऑपरेटिंग लीज है, कुछ भी हो सकता है। चलो कहानी पढ़ लेते हैं अब, आईसीए क्या कहता है। द इंटरमीडिएट लेसर क्लासिफाई द सब लीज बाय रेफरेंस टू आरओयू एसेट अराइजिंग फ्रॉम द हेड लीज। ठीक है, सो इन दिस केस कंपेयरिंग 3 years विद 5 years से कंपेयर करेगा। इंटरमीडिएट लेसर क्लासिफाई द सब लीज एज फाइनेंस लीज हैविंग कंसिडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया 116, कह रहे कि फाइनेंस लीज बता देगा। नाउ व्हेन द इंटरमीडिएट लेसर एंटर्स इनटू अ सब लीज, द इंटरमीडिएट लेसर क्या करेगा आगे, ये अकाउंटिंग बताइए, इसकी अकाउंटिंग पूछी गई है। हाँ पूछी गई है। तो सबसे पहले तो इसको फाइनेंस लीज बता दिया क्योंकि ये मेजर पोर्शन है। ओके, अकाउंटिंग कहता है ये डी रिकॉग्नाइज कर देगा आरओयू एसेट, क्योंकि अब ये आरओयू एसेट यूज नहीं कर रहा, रिलेटिंग टू दी हेड लीज एंड इट दैट इट ट्रांसफर्स टू सबलेसी एंड रिकॉग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन सबलीज, एक इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री पास कर देगा, यानी कि वही हमने नेट इन्वेस्टमेंट टू आरओयू एसेट हटा दिया। फिर रिकॉग्नाइज एनी डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा, क्योंकि ये डीलर वाला केस नहीं है तो पीएनएल में डाल देगा। Then retains the lease liability relating to the head lease in its balance sheet, which represents the lease payment owed to the head lessor. तो लीज पेमेंट को रखेगा लाइबिलिटी को, क्योंकि अभी पेमेंट्स तो करनी है हेड वाले को। फिर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लीज इंटरमीडिएट लेसर रिकॉग्नाइजेस बोथ, एक फाइनेंस इनकम भी फाइनेंस एक्सपेंस भी, दोनों चीज़ें दिखाएगा। तो कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अगेन ये डील करता है सबलीज से। लेट्स सी क्या कहता है। ये भी ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कह रहा है एक इंटरमीडिएट लेसर है जो 5 साल के लिए एंटर करता है विद एक्स वाई जेड हेड लेसर। तो वही एक्स वाई जेड के साथ 5 साल के लिए जाता है ये इंटरमीडिएट अपना लेसी। फिर आगे इसको सब लीज पे दे देता है, बट अब दे रहा है 2 years के लिए, सिर्फ 2 years के लिए। पहले दे रहा था 3 साल के लिए यहाँ पे, बट अब दे रहा है 2 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने सोल्यूशन नहीं पढ़ा, हो सकता है ऑपरेटिंग लीज ही बना दे, क्योंकि नाउ इट इज नॉट मेजर। तो सेम पूछा क्लासीफायर अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसको ऑपरेटिंग लीज ही बनाएंगे। तो ये अपनी बुक्स में ही रखेगा, आरओयू एसिड उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता चलेगा, बस बैंक में पेमेंट डालता रहेगा जो इसको सब लीज से आएगी। सो लेट्स सी, इंटरमीडिएट लेसर क्लासीफाई द सब लीज बाय रेफरेंस टू आरओयू एसिड, यानी कि 2 साल को 5 साल से कंपेयर करेगा। इंटरमीडिएट लेसर क्लासीफाई कर देगा इसको ऑपरेटिंग लीज एज पर इंडियस 116, वो क्राइटेरिया लिख देना जो भी था, क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ यूजफुल लाइफ टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज एंड सिंस इट इज नॉट satisfied classified the same as operating lease. Now when the intermediate lessor enters into a sublease, the intermediate lessor shall retain the lease liability and ROU, दोनों अपनी बुक्स में रखेगा, कुछ भी डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ड्यूरिंग द टर्म रिकॉग्नाइज करेगा डेप्रिसिएशन आरओयू पे चार्ज करता चलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा लीज इनकम फ्रॉम द सब लीज, यानी कि जो बैंक टू लीज रिसीवेबल आएगी पेमेंट रेंट की वो करेगा। सब लीज अकाउंटिंग में, सॉरी सब लेसी अकाउंटिंग, ये तो आरओयू ही बनाएगा ना, तो सब लीज का लिखने की जरूरत नहीं है। सब लेसी अकाउंटिंग है, सब लेसी अकाउंट्स फॉर इट्स लीज इन द सेम मैनर एज एनी अदर लीज, दैट इज एज न्यू लीज सब्जेक्ट टू इंडेक्स 116 रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रोविजन। तो इसको आरओयू एसिड के थ्रू इंडेक्स 16 को फॉलो करेगा। ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें, इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं और कुछ नहीं। दिस वॉज अवर 44। तो अभी तक हमने लेजर अकाउंटिंग कर लिया, ये सब लीज कर लिया। अब आता है अपना सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। इसको देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। उसी में हम पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे इसका। ये रहा इलिस्ट्रेशन नंबर 45। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन पे स्टडी मैट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 45। इसी में सारे कंसेप्ट ट्राई करेंगे कवर करने की, सो प्लीज फोकस। एन एंटिटी जो कि सेलर एंड लेसर है। अब ये क्या चीज़ है सेलर लेसर, इसको बाद में देखते हैं। सेलर लेसी जो भी है, एन एंटिटी सेल्स अ बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी टू बायर फॉर ए कैश ऑफ 30 लाख रुपीज, यानी एक सेलर बायर को बिल्डिंग बेच रहा है 30 लाख की।
इस क्वेश्चन में जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी स्टोरी है, हम यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे। एक सेलर है जो बायर को एक बिल्डिंग बेच रहा है फॉर ₹30 लाख। ठीक है। Immediately before this transaction, the building is carried at a cost of 15 lakhs. बिल्डिंग की कॉस्ट यानी कि कैरिंग अमाउंट कितनी है? 15 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट है। तो सेलर्स की बुक में कैरिंग अमाउंट इसकी आ रही है बिल्डिंग की 15 लाख। एट द सेम टाइम सेलर लेसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लेसी को नहीं रीड करते, सेलर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर फॉर द राइट टू यूज द बिल्डिंग, यानी कि फॉर 20 years with annual payment of 2 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हुआ क्या, जैसे ही बिल्डिंग सेल करी, सेलर ने बायर को बिल्डिंग बेच दी। बट अब हुआ क्या, बायर के पास, बायर अब इस बिल्डिंग का ओनर बन गया। पहले सेलर था ओनर, अब बायर ओनर बन गया। बायर ने क्या करा, इसने इस बिल्डिंग को लीज बैक कर दिया, लीज पे दे दिया। बायर ने खुद नहीं रहना था, बायर ने रेंट लेना था इस बिल्डिंग के लिए, तो उसने सेलर को ही वापस लीज पे दे दिया और सेलर ने अपने ही एसेट को बेचकर उसको लीज पे ले लिया। तभी इसको कहा जाता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। पहले हम सेलर ने सेल करा, फिर लीज बैक कर लिया। दिस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड एज एंड कॉल्ड एज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सो एट द सेम टाइम सेलर enters into a contract with buyer for the right to use the building for 20 years with an annual payment of 2 lakh payable at the end of each year. टर्म्स क्या है लीज के? 20 ईयर्स की लीज है और 2 लाख रुपीज पर एनम ईच ईयर हम पे करेंगे। लीज की पेमेंट है 2 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बायर था, अब बायर ने अपनी चीज लीज पे दे दी, तो बायर क्या बन जाएगा? देखो, लीज ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज होती है, लेसर एंड लेसी। तो बायर बन जाएगा लेसर और सेलर बन जाएगा लेसी। क्योंकि अब जो बायर, जो ओनर है, उसने अपनी बिल्डिंग लीज पे दे दी, तो लेसर होता है ओनर, मकान मालिक, और लेसी होता है किराएदार। तो अब किराया कौन भर रहा है? ये सेलर, तो ये बन गया लेसी। तभी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे है सेलर इज लेसी एंड बायर लेसर। ठीक है। आई होप यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ आ रही है स्टोरी कैसे चल रही है। The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of the building by seller lessee satisfies the requirement for determining when a performance obligation is satisfied in India's 115। ये लाइन क्या कह रही है, एक बार समझते हैं। वैसे तो ये लाइन पूरे क्वेश्चन में किसी काम की नहीं है, इस पे एक कंसेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे कह रहा है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कौन सी? सेल्स ट्रांजेक्शन आर सच दैट ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग बाय सेलर, क्योंकि यहाँ पे लीज की बात नहीं हो रही, सेल्स की बात हो रही है। तो ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग बाय सेलर सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडेस 115। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन सेल्स ट्रांजेक्शन के अंडर आती है। सेटिस्फाई हो रहा है 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो ये सेल्स नहीं मानी जाती, तो इसको सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन नहीं कहते। तब इसकी ट्रांजेक्शन होती है एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ और तरीके की ट्रांजेक्शन होती है जो यहाँ पे लेना देना नहीं है इसका। तो बेसिकली इसको पूरा हम इग्नोर कर सकते हैं। The fair value of the building at the date of sale is 27 lakhs। फेयर वैल्यू बिल्डिंग की एक और अमाउंट हमें पता चली, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेयर वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की। कैरिंग अमाउंट 15 लाख की थी, फेयर वैल्यू हो गई है 27 लाख की। ठीक है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इफ एनी आर टू बी इग्नोर्ड, कर देते हैं इग्नोर। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 12% का इंटरेस्ट रेट है विच इज रेडली डिटरमाइनेबल बाय द सेलर लेसी। तो लीज टर्म में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12% का। ठीक है। Buyer lessor classifies the lease of building as operating lease।
जो लेसॉर है वो इसको ऑपरेटिंग लीज मानता है, फाइनेंस लीज नहीं मानता। ठीक है। हाउ शुड द सेड ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड बाय सेलर लेसी एंड बायर लेसर। अब सेलर के बुक्स में जो अब लेसी बन चुका है उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग यानी कि जर्नल एंट्रीज कैसे देंगे, और बायर जो अब लेसर बन चुका है उसके लिए हम कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये क्वेश्चन इस पर डील करता है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन की सारी डिटेल्स हमारे सामने है। सेलर ने अपनी बिल्डिंग 30 लाख की बेची है बायर को। उस बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट 15 लाख है, फेयर वैल्यू 27 लाख है, और उसको वापस लीज पे दे दिया बायर ने 20 सालों के लिए फॉर 2 लाख पर एनम, जिसका 12% का इंटरेस्ट रेट हमारे पास है। अब क्वेश्चन को एक बार साइड में रखते हैं, या इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। लेट से ये ट्रांजेक्शन 30 लाख में नहीं हुई अभी, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट ही समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो चुटकियों में हो जाएगा अगर कंसेप्ट आता होगा। सो लेट्स सी, 30 लाख की जगह ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू में हुई है, जो उसका रेट है मार्केट में उसी में हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। तो 30 की जगह 27 लाख रुपए में हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, जो इसकी फेयर वैल्यू है। तो अब हम ट्राई करते हैं सेलर की बुक में जर्नल एंट्री पास करने का, कि सेलर अपने पास क्या करेगा। देखो, सेलर के बैंक में पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, सेलर को 27 लाख रुपए मिले, और लगे हाथ इसकी बुक से एक बिल्डिंग यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चली गई, क्योंकि इसने बेच दी। कैरिंग अमाउंट क्या थी, 15 लाख, तो क्या यहाँ पे हम 27 लिखेंगे या 15 लिखेंगे। बेची 27 में है, बट बुक्स में तो 15 लाख की आ रही थी, तो बुक से हटाएंगे भी कितनी, 15 लाख की। ठीक है। अब क्या हुआ, सेलर ने एक चीज और करी, इसको इसी बिल्डिंग को लीज पे ले लिया। लीज पे लिया तो सेलर बन गया लेसी। लेसी की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है, आरओयू एसेट, आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन होती है। लीज लाइबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। 20 सालों के लिए 2 लाख रुपए पर एनम 12% के हिसाब से कैलकुलेटर पकड़ो और शुरू हो जाओ। 1 डिवाइड बाई 1.12, 20 बार इक्वल टू दबा के एम प्लस में डालते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और फिर MRC करो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है 7.469 आया है, 47 लेते हैं, तो 7.47 इंटू में 2 लाख रुपीज़ पर एनम, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी आ जाती है 14,94,000। ठीक है, और ये जो करे ना इक्वल्स टू, बार बार एग्जाम में करना पड़ेगा जब अगर 20 साल का क्वेश्चन आ गया और नहीं दे रखा हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो अब हमने लेसी की जब हमने सीखी थी अकाउंटिंग, हमने देखा था दिस अमाउंट इज लीज लाइबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो आरओयू एसेट, प्रोवाइडेड कि आरओयू की कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। तो लीज लाइबिलिटी की अमाउंट हम डाल देते हैं 14,94,000 यानी कि 14.94, और आरओयू की अमाउंट भी डाल देते हैं 14.94। ये सेलर की अकाउंटिंग हुई, हमने सेल भी रिकॉर्ड कर दी, बिल्डिंग बेची उसने, बिल्डिंग बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, पीपी चला गया, लीज पे ले ली तो आरओयू और लीज लाइबिलिटी बनी। बट ये एंट्री गलत है, दिस इज रॉन्ग। एंट्री गलत नहीं है, अब रॉन्ग क्या है इसमें, सिर्फ ये आरओयू की अमाउंट जो हमने लिखी है 1494, दिस इज रॉन्ग। अब ये क्यों रॉन्ग है, क्या इसका लॉजिक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखो, कॉमन सेंस से यही एंट्री बनती है जो अभी तक हमने सीखा है, बट ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक स्पेशल केस है, सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का केस है, तो इसमें थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड ने कुछ ना कुछ तो खेल खेला होगा, वही खेल हम भी खेलेंगे इसमें। तो ये आरओयू की एंट्री 14.94 नहीं होगी, तो क्या होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। सबसे पहले कैसे होगी या क्या होगी वो देख लेते हैं, क्यों का रीजन देखते हैं फिर।
आरओयू अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आरओयू अमाउंट। हम लेंगे लीज लाइबिलिटी कितनी है, लीज लाइबिलिटी इज 14,94,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे या प्रोपोर्शनेट कर देंगे इन कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। तो 14.94 लीज लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट 15 लाख, फेयर वैल्यू 27 लाख। तो इससे आंसर हमारे पास आता है 14.94 इंटू में 15 डिवाइड बाय 27, 8.3 लाख। और यही अमाउंट जाएगी आरओयू में 8.3 लाख की। फिर जो भी डिफरेंस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। अब ये 8.3 क्यों लिया हमने, 14.94 क्यों नहीं लिया, यही सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन की कहानी है। कहानी क्या है, लेट्स सी। देखो, जब सेलर इस एसेट को ओन करता था, बुक्स में ये 15 लाख रुपए का दिखाता था। अब ये एसेट बेच चुका है, फिर वापस किराए पे ले लेता है। मतलब अब ये एसेट सेलर का नहीं है, ये अब इसका किराएदार है, किराया दे रहा है, बट ओनर कोई और है। तो जब सेलर ओनर था तब 15 लाख का दिखाता था, अब ओनर नहीं है, स्टिल ये आरओयू एसेट अप्रॉक्सीमेटली 14.94 इज इक्वल टू 15 लाख हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या 15 लाख पे ही दिखाएगा, यानी जब था और नहीं था दोनों में क्या बराबरी रही, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। अब ये लॉजिक सिर्फ सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन के लिए है, किसी और क्वेश्चन में मत लगाना। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनीज फ्रॉड कर सकती है, कोई स्कैम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला या ये चीज डिराइव करी कि लीज लाइबिलिटी को कैरिंग बाय फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट दो, और जो आएगा वो ही हमारा राइट ऑफ यूज एसेट है। यानी कि हम कहेंगे सेलर सिर्फ इतना ही कंट्रोल करता है। टोटल एसेट 27 लाख का है, 15 लाख की कैरिंग अमाउंट है, उसमें से सेलर कितना कंट्रोल करता है उसको, आरओयू एसेट 14.94 का है, तो उसी हिसाब से बांट दिया कि सिर्फ 8.3 लाख ही इसको कंट्रोल करता है। अब एक चीज और हो सकती है, लेट्स से अभी तो चलो ये 15 लाख मैच कर गया, अब हो सकता है ये मैच ना करता, लेट्स से हमारी ये लीज लाइबिलिटी सिर्फ 10 लाख रुपए की आती, तब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या तब भी हमें इसको प्रोपोर्शनेट करना है, ऑफ कोर्स करना है, ये हमें नहीं देखना कि क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि मोस्टली ये इक्वल या ज़्यादा ही आता है, क्योंकि कंपनीज इसमें थोड़ा सा फ्रॉड करने का ट्राई कर सकती है। लेट से ऐसा होता 2 लाख की जगह ये 2.5 लाख पर एनम की पेमेंट होती, तो लीज लाइबिलिटी कितनी बनती, 7.47 इंटू में 2.5 लाख, ये बन जाता 18.67 लाख, यानी कि 18.5 लाख मान लो, ज़्यादा हो गई ना। अब अगर आरओयू एसेट हम 2.5 लाख इंटू 7.47 करके 18.67 का दिखा दें यहाँ पे, तो कोई सेंस बनी। जब ओनर था तो 15 लाख का था, जब ओनर नहीं रहा किसी और की चीज़ हम अपने पास ज़्यादा दिखा रहे हैं आरओयू के नाम से 18.67, कोई सेंस ही नहीं बनी। इसलिए एक ये गो थ्रू निकाला है इंडियस ने कि इसको कैरिंग बाय फेयर वैल्यू में बांट दो, जो भी आंसर आता है उसको आंख बंद करके आरओयू एसेट में बांट दो। ये एक चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी कि आरओयू एसेट को लीज लाइबिलिटी के इक्वल में हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसकी एक अलग से एक वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब जाके यहाँ पे लिखेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे, चाहे गेन है लॉस है चाहे गेन है, वो हम यहाँ पे पीएनएल में शो कर देंगे। दैट्स इट। अब ये तो हो गया कि ट्रांजेक्शन इक्वल हुई है 27 लाख में, बट हमारा क्वेश्चन था कि 27 लाख में नहीं 30 लाख रुपए में ये ट्रांजेक्शन होती है, तो उस केस में क्या करना है वो भी देखते हैं। हमारा इंडियस कहता है कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन ओरिजिनली, या अगर सही सही ट्रांजेक्शन हो तो फेयर वैल्यू पे ही होनी चाहिए जो इसकी अमाउंट है, बट अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे हो रही है 30 लाख पे, यानी कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, सेल्स वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू 3 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है, 30 माइनस 27, 3 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। यानी कि बायर सेलर को 3 लाख रुपए ज़्यादा दे रहा है,
सेलर की बिल्डिंग की अमाउंट 27 लाख रुपए है, उसके बदले बायर उसको 30 लाख रुपए दे रहा है, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इंडेस कहता है बायर सेलर को लोन दे रहा है, बायर सेलर को लोन दे रहा है, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। वो ये नहीं कहेगा कि क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ लेना देना नहीं, उसको लोन कंसिडर कर दिया जाएगा। तो सेलर के लिए लोन है, बायर के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट, सेलर के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, अब इस लोन को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस पर आते हैं। आई होप ये आरओयू वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि सेलर और बायर की बुक्स में एंट्री डालो। सबसे पहले हम सेलर की बातें करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री अभी जो हमने सीखी थी यही वाली होगी। इसमें क्या चेंजेस होंगे, कुछ होंगे नहीं होंगे, वो देखते हैं। सो लेट्स सी। सो इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर एक जर्नल एंट्री पास करेगा। सेलर अब लेसी है, इसने बैंक में इसके पैसा आएगा। ठीक है, अमाउंट्स इसकी हम लास्ट में फिल करेंगे। और क्या होगा, इसकी पीपी चली जाएगी, बिल्डिंग चला गया, डी रिकॉग्नाइज कर देगा प्रॉपर्टी प्लांट अकाउंट। लीज के लिए रिकॉर्ड करेगा आरओयू एसेट, और एक करेगा टू लीज लाइबिलिटी। अब यहाँ पे बायर ने 3 लाख रुपए इसको एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि सेलर के पास एक लोन है जो उसको चुकाना होगा। लोन है तो मीन्स इसके लिए एक ये है फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एफएल, उसको रिकॉर्ड इसे करना पड़ेगा। तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारे पास सेलर के लिए। अमाउंट्स फिल करते हैं। सेलर ने बिल्डिंग बेची, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में तो इसे 30 लाख रुपए मिले हैं पूरे, तो बैंक में ये डाल देगा 30 लाख रुपीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बिल्डिंग इसकी बुक से गई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 15 लाख की कैरिंग अमाउंट थी, 15 लाख से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लोन इसे मिला है लोन अकाउंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बायर ने इसे 3 लाख रुपए का लोन दिया है। 3 लाख रुपए का लोन हम यहाँ पे शो कर देते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब आ जाती है आरओयू और लीज लाइबिलिटी कितनी लिखे। ठीक है, देखो लीज लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट करी थी, 20 साल का टर्म है, 2 लाख रुपए पर एनम, 12% के हिसाब से 14,94,000 आती है। नीचे वाली सारी चीज़ें भूल जाओ, ये सारा मैंने पहले जो समझाया था, क्योंकि ये तो एक अलग एग्जाम्पल लिया था जब तुम्हें 27-27 था, फेयर वैल्यू पे ही ट्रांजेक्शन हो रही थी। 1494 की लीज लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट करी, यानी कि सेलर जो भी बायर को पेमेंट कर रहा है 2 लाख रुपए आने वाले 20 सालों में, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 1494। ठीक है, अब सेलर ने दो पेमेंट्स करनी है बायर को। दो कैसे, एक तो ये लीज की पेमेंट करेगा और एक लोन की पेमेंट करेगा, ये 3 लाख का लोन। हम ये मानते हैं ये 2 लाख रुपए में दोनों कंपोनेंट इंक्लूडेड है, लीज की पेमेंट भी है, लोन की पेमेंट भी है। तो इस 2 लाख का जब प्रेजेंट वैल्यू हम करेंगे, इस 1494 में भी दोनों चीजें इंक्लूडेड है, लीज की पेमेंट भी है और लोन की पेमेंट भी है। तो दिस 1494 जो प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख की आई है, अगर 2 लाख में लीज और लोन दोनों है तो इससे भी लीज और लोन दोनों है। लोन की प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में कितनी है, 3 लाख, क्योंकि आज ट्रांजेक्शन हो रही है। 1494 में से हम 3 लाख माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी लीज लाइबिलिटी कितनी है, क्योंकि लोन 3 लाख का है, 14 में से 3 गए, 1194 बचा। यही है हमारी लीज लाइबिलिटी, जो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री दिखाएंगे, 1194। आई होप ये समझ आया होगा, क्योंकि यही इस क्वेश्चन की जान है और कुछ भी नहीं है। फिर आता है आरओयू कैलकुलेट करो। अब आरओयू हम एग्जैक्टली 1194 नहीं लिख सकते यहाँ पे,
क्योंकि 1194 नहीं है ये। अभी मैंने बताया था आरओयू कैसे कैलकुलेट करना है। आरओयू के लिए एक वर्किंग नोट आप बना सकते हो यहाँ पे। या एक सेकेंड, थोड़ा सा हाईलाइट रहा है इसलिए कलर चेंज ही रखते हैं। आरओयू के लिए वर्किंग नोट क्या होगा, हमारी लीज लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। सिंपल। लीज लाइबिलिटी कितनी है, क्या लीज लाइबिलिटी पूरी 1494 है जो हमने कैलकुलेट करी है? नहीं, ये लोन का इंक्लूड करते हैं, तो लीज लाइबिलिटी सिर्फ 1194 है, 11,94,000। कैरिंग अमाउंट 15 लाख की थी, फेयर वैल्यू 27 लाख। तो निकाल लो आरओयू एसिड, अपने कैलकुलेटर पकड़ लो। 11.94 इंटू में 15 डिवाइड बाई 27, ये आ जाता है हमारे पास, फिर से करता हूँ, क्लियर हो गया मेरे पास। इंटू में 15 डिवाइड बाई 27, 6.63 लाख। ये है अपना आरओयू एसेट। तो आरओयू एसेट आ जाएगा हमारे पास 6.63 लाख। और हो गई सेलर की बुक्स में ऑन द डेट ऑफ लीज या जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है जर्नल एंट्री हो गई। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, उसको डाल देंगे हम पी&एल में। क्या डिफरेंस आता है, लेट्स कैलकुलेट। इस साइड आ रहा है 36 पॉइंट समथिंग, उधर आ रहा है 15 प्लस 11.94 प्लस 329। तो प्रॉफिट ही आएगा हमारे पास 36.63 माइनस 15 माइनस 11.94 माइनस 3, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 6.69 लाख का। इसको हम डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। बाकी सीधा पी&एल भी लिख दो, टू गेन ऑन सेल लीज बैक ट्रांजेक्शन, कुछ भी लिख दो। तो ये जर्नल एंट्री हमारी क्लियर हो गई सेलर की बुक्स में। अब ये ट्रांजेक्शन तो थी ऑन द डेट ऑफ लीज या डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जब ईयर एंड होगा तब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी। ईयर एंड पे क्या करेगा सेलर, क्योंकि सेलर अब लेसी भी है। ईयर एंड में मैं देखो दो चीजें होगी ईयर एंड में। एक तो जो लीज लाइबिलिटी है इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और इसकी पेमेंट करेगा। जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी लोन है उस पर भी इंटरेस्ट आएगा, उसकी पेमेंट करेगा। पेमेंट ये टोटल कर रहा है 2 लाख रुपए की, क्योंकि 2 लाख की ही लीज पेमेंट है। अब इस 2 लाख को हमें बाइफर्केट करना है, कैसे करेंगे देखो। ईयर एंड में ये दो चीजें करेगा, एक तो करेगा ये लीज लाइबिलिटी के लिए और एक करेगा लोन के लिए। दो जनरल एंट्री आ जाएगी हमारे पास, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी एंड देन लीज लाइबिलिटी टू बैंक। ये पेमेंट कर दी लीज लाइबिलिटी की। लोन के लिए होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू लोन एंड देन फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या अमाउंट डालें इस पे वो देखो। लीज लाइबिलिटी कितने की थी, जर्नल एंट्री से देखते हैं हम, 1194 की। तो 11,94,000 पे 12% का इंटरेस्ट रेट हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, तो 12% से कैलकुलेट करो तो ये आ जाता है 143,280। ठीक है। और अगर लोन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, लोन 3 लाख का है, 3 लाख पे 12% लोन बैठता है 36,000 का। ये तो हो गया। अब 2 लाख रुपए जो ये पे करे, ये तो हमने बुक्स में डाली है। 2 लाख रुपए की जो बैंक से पेमेंट कर रहा है, इस 2 लाख को कैसे बांटे, कितना लीज लाइबिलिटी लिए है, कितना एफएल के लिए है। तो देखो 2 लाख को ऐसा करो, इनके रेशियो में डिवाइड कर दो, विच इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय, और इधर भी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय। ये अपना लीज लाइबिलिटी है, ये अपना लोन है। लोन की अमाउंट है 3 लाख, लीज लाइबिलिटी है 11.94। इन
दोनों का टोटल है 14.94। ये प्रो राटा बांट दो इसे, 2 इंटू में 11.94 डिवाइड बाय 14.94, ये पेमेंट आ जाती है 1.59 की। ये इसको मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ लैक्स में, 14 लाख, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख डिवाइड बाय 14,94,000 मल्टीप्लाइड बाय 11,94,000, 159,840। अगर हम एग्जैक्ट ले 840 भी नहीं, 839 है। अगर ऐसे से मैच करना है तो ऐसे ही कर लेते हैं, 159,839। और एफ एल को अगर हम डिवाइड करें, 2 लाख डिवाइड बाई 11,94,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, ये आ जाता है 40,161। या इसको 160 लेते हैं और इसको 840 ही ले लो, तेरे राउंड ऑफ से फर्क नहीं पड़ता, बाकी देख लेंगे ऐसे क्या कहता है। तो इसको हमने 2 लाख को बांट दिया, तो 159,840 प्लस 40,160 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये चीज़ हमने डिवाइड कर दी। अब इसका एक अमोर्टाइजेशन टेबल भी बन सकता है अगर हम लोन अमाउंट का या लीज लाइबिलिटी का बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट, फिर रीपेमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लीज लाइबिलिटी का है 11.94। इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट करा इस पर कितना, 143,280 एट द रेट ऑफ 12%, 143,280। इसमें रीपेमेंट जा रही है 159,840 की, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर ओपनिंग बनेगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा, रीपेमेंट हर साल सेम रहेगी 159,840 की। और सिमिलरली हम बना सकते हैं इसका लोन का अमोर्टाइजेशन टेबल। बाकी इतनी डिटेल्स चाहिए नहीं क्वेश्चन में, बेसिक मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसमें हमने एंट्री पास करनी है। अभी ऐसे के आंसर से मैच कर लेते हैं। सेलर का किस्सा खत्म, कोई दिक्कत नहीं सेलर में, खत्म। अब आ जाते हैं बायर पे। बायर की अकाउंटिंग में यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो बायर ने क्या करा, सबसे पहले तो बायर ने एक बिल्डिंग खरीदी है, तो इसके पास एसेट आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और बायर की जेब से पैसा गया है, कितना गया है, टू बैंक। पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट्स फिर से इसमें एंड में भरेंगे। फिर बायर ने उस एसेट को लीज पे दे दिया, और लीज भी कैसी है बायर के लिए, ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा था ये ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, अगर नहीं याद तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, बायर क्लासिफाइज द लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज, ये इसके लिए ऑपरेटिंग लीज है। तो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग हमने क्या सीखी थी, ऑपरेटिंग लीज में कुछ करना ही नहीं, ना एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, फाइनेंशियल लीज के लिए अकाउंटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग लीज में हमें सिंपल करना है, जैसे ही बैंक में पेमेंट आएगी इसको रिकॉग्नाइज करता रहेगा। तो ऑपरेटिंग लीज के लिए क्या करेगा, अभी कुछ भी नहीं करेगा, उसकी एंट्री होगी ईयर एंड में, जब इसको 2 लाख रुपए पेमेंट मिलेगी, वो हम बाद में देखते हैं। तो अभी के लिए क्या करेगा, ये पीपी टू बैंक डाल दिया। फिर बायर ने एक लोन दिया था 3 लाख रुपए का सेलर को, ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे ना, तो बायर ने लोन दिया था, यानी इसके लिए हो गया फाइनेंशियल एसेट, अकाउंट डेबिट। सिंपल सी एंट्री है बायर की। बैंक से इसने 30 लाख रुपए पे करे, फाइनेंशियल लोन दिया है इसने 3 का, तो पीपी इसके पास कितने आ गया 27। ये 27 क्या रिप्रेजेंट करता है, फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि फाइनेंशियल एसेट हम रिकॉर्ड ना करें और पीपी को 30 लाख रुपए में हम दिखा दे कि जितने का खरीदा है, वो चीज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बायर ने पे करे हैं। तो पीपी फाइनेंशियल एसेट और बैंक अकाउंट में 3 लाख यहाँ पे डाल देगा 30 लाख, और हो गई इसकी ट्रांजेक्शन पूरी। ईयर एंड में इसको पेमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 2 लाख रुपए से। फिर 2 डाल देगा फाइनेंशियल एसेट, 2 डाल देगा अपना लीज की रिसीवेबल, जो भी अमाउंट थी बाइफिकेशन हम यहीं से ले लेंगे। 159,840 इसको रिसीव मिल रहे हैं लीज के लिए, और 40,160 मिल रहे हैं इसको फाइनेंशियल एसेट के लिए। इन दोनों का सम 2 लाख रुपए इसके बैंक में आ गए। खत्म कहानी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अगर कर नहीं रखा होगा, एग्जाम में जाओगे एकदम से आ जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो अब हम एक बार अपना आंसर आईसीए के सॉल्यूशन से मैच करते हैं कि क्या हमने सही करा, क्या गलत करा, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे, क्या हम कुछ कम कर सकते थे। लेट्स सी। सबसे पहले हम सेलर का आंसर मैच करने का ट्राई करते हैं। एक सेकेंड। तो ये रहा आईसीए का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, ध्यान देने की जरूरत नहीं। फर्स्टली, सिंस द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट एट फेयर वैल्यू, सेलर लेसी बायर लेसर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स करी है, ये 3 लाख रुपए की बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि सेल प्राइस हमारा 30 का था, 27 लाख की फेयर वैल्यू है। तो एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय बायर टू सेलर, यानी कि बायर ने सेलर को लोन दिया है, फाइनेंस दिया है, कितना, 3 लाख रुपए का, जो हम निकाल लिया था हमने। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल पेमेंट्स विच इज 1494। ये भी हमने निकाल ली थी। कैसे, 20 साल की ली थी, 2 लाख एट द रेट 12%। ओके, ऑफ विच 3 लाख रिलेट्स टू एडिशनल फाइनेंसिंग और बैलेंस 1194 ही हमारा लीज को डील करता है। तो हमने कर ही लिया था, लीज को 1194 डील करता है। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए ताकि ईजी रहे। ये कलर विजिबल है, ठीक है, दिख ही जाएगा, या कुछ और ले लूँ डार्कर कलर। कौन सा कलर लूँ, यही समझ नहीं आता। यही ठीक है। देखो, ये कहता है 1194 इन्होंने करा है, यहाँ पे हमने लीज दिखा दिया, 3 लाख का लोन दिखा दिया। ठीक है, सही करा है। बस यहाँ पे इन्होंने ये थ्योरी में लिखा हुआ है थोड़ा सा, जो एग्जाम में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसे सोल्यूशन करके दिखाना है और कुछ नहीं। फिर इन्होंने 4164 एंड 159836 रिस्पेक्टिवली डिवाइड करा है। ये इन्होंने कैसे, ये क्या करा है, 159840, 159836, 4164, ये जो पेमेंट्स करी है इसको 2 लाख को डिवाइड करा है। इन्होंने राउंड ऑफ करा है, कैसे करा है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 1494, एडिशनल फाइनेंसिंग 3 लाख। तो एडिशनल फाइनेंसिंग रिलेटिंग टू द एडिशनल फाइनेंसिंग, जो 2 लाख रिलेटिंग टू एडिशनल फाइनेंसिंग इज 4160, जो हमने कैलकुलेट करा है। बट यहाँ पे जाके इसने इनको 4164 कर दिया, पता नहीं क्या करते रहते हैं। फिर 159840 हमने कैलकुलेट कर लिया। बस हम अमाउंट्स मैच कर रहे हैं, बाकी इन्होंने प्रेजेंटेशन मैच नहीं कर रहे। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि हमें अमाउंट से लेना देना है कि कैसे करें। फिर आती है मेन अकाउंटिंग, सेलर लेसी की अकाउंटिंग। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं आर ओ यू एसेट 663, 333। हमने आर ओ यू निकाला था 6.63। तो अगर हम इसको वो कर दे, फुल में लिखते तो इतना ही आता। कैसे निकाला है इन्होंने, सी यानी कि लीज लाइबिलिटी, ए बाई बी यानी कि ए इज आवर कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, तो वही करा है, लीज लाइबिलिटी इंटू में कैरिंग डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, 663 333। ये हमारा मैच कर गया आर ओ यू एसेट। फिर चलते हैं नीचे, और क्या करा है इन्होंने। फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि जो गेन लॉस हुआ है वो कितना आया है, 669.333। हमने इसको 6.69 लिखा होगा, 6.69 ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। अब इनका निकालने का तरीका ऐसा है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है क्या दिक्कत, कैसे करा इन्होंने, हमने सही निकाल लिया यहाँ पे। ओके, आगे देखते क्या करा इन्होंने। फिर आ जाती है जर्नल एंट्री। ओके, कैश में दिखाया 30 लाख, हमने भी दिखा दिया कैश में 30 लाख। आर ओ यू 6.63 दिखा दिया। बिल्डिंग 15 लाख की हमने दिखा दी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1494, इन्होंने दोनों का सम करके दिखा दिया है, अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी और लीज लाइबिलिटी, जो हमने यहाँ पे करा है लोन और ये 1194 और 3 को सम करके। और जर्नल एंट्री में ये अपना आ गया गेन ऑन राइट्स ट्रांसफर 6.69।
सब कुछ हमारा मैच करता है, जर्नल एंट्री के ही मार्क्स है। और क्योंकि जर्नल एंट्री के मार्क्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी अमाउंट्स है इन सबको हमने कैलकुलेट करा है। ओके, फिर आ जाते हैं बायर लेसर पे। इन्होंने आगे और कुछ भी नहीं करा, ये ईयर एंड वाली ट्रांजेक्शन हमने कैलकुलेट कर ली क्योंकि ये अमाउंट्स तो इन्होंने निकाली ही थी, तो जर्नल एंट्री पास कर दी, वो हमारे लिए ईजी है। हमें पता है ईयर एंड में क्या होता है, इंटरेस्ट चढ़ाना है, पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट चढ़ाना है, पेमेंट करनी है, ईजी। तो नाउ वी हैव बायर लेसर, इसकी भी ट्रांजेक्शन्स मैच कर लेते हैं, क्या कहता है ये। तो बायर के लिए कहता है वो बिल्डिंग रिकॉर्ड करेगा 27 लाख की, हमने भी रिकॉर्ड कर ली थी बिल्डिंग 27 लाख की पीपी। फिर फाइनेंशियल एसेट जो इसने लोन दिया है 3 लाख रुपए का, हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक में डाल दिया 30 लाख। फिर कहते हैं फाइनेंशियल एसेट में 4160 की कुछ अमाउंट है जो कि एसेट से डील करती है, फाइनेंशियल एसेट से, तो हमने भी 4160 डाल रखी है यहाँ पे। आफ्टर द कमेंसमेंट डेट बायर लेसर अकाउंट्स फॉर द लीज बाय ट्रीटिंग 159 दिस एज एनुअल पेमेंट्स ऑफ 2 लाख एज लीज पेमेंट रिमेनिंग फ्रॉम द अकाउंटेड एज लोन का। तो कह रहे हैं 159,840 ही अपनी लीज पेमेंट है, तो वही लीज रिसीवेबल दिखाया हमने, और कुछ तो दिखाया भी नहीं। तो विद दिस हमारा ये सोल्यूशन खत्म होता है, और कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट कहो तो रिवाइज करा देता हूँ, बाकी रिवाइज कराने वाली कोई चीज़ है नहीं इसमें, बट कर लो एक सेकेंड। तो हम सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। सेलर के केस में उसने बैंक में पेमेंट आई क्योंकि बिल्डिंग बेची तो पीपी उसकी चली गई। फिर उसने वापस लीज पे ले ली, वो लेसी बन गया। लेसी बन गया तो आरओयू और लीज लायबिलिटी देखेंगे, और एक लोन की अमाउंट भी आ सकती है, वो हमने लोन में डाल दिया। मेन चीज़ फोकस करने वाली बात यह है कि लोन को अलग दिखाना है, लीज लायबिलिटी को माइनस करना है लोन में से, मतलब लीज लायबिलिटी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से लोन माइनस करके फिर दिखाना है, क्योंकि टोटल आता है 1494, 3 हटा के यहाँ पे 1194 डाल दिया। फिर आरओयू की एसेट की कैलकुलेशन पे खास ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने करी है, एल एल इंटू सी ए बाई एफ है, यानी कि लीज लायबिलिटी इंटू में कैरिंग डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल एसेट्स। अब मैं पास जा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्री पास कर दी। ईयर एंड में हमने मेन क्या करा है, इस अमाउंट को किस तरीके से बाइफरकेट करा है, 2 लाख रुपए को, 2 लाख रुपए को हमने बाइफरकेट करा है एल और एल की अमाउंट में, लीज लायबिलिटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसकी अमाउंट हमने बाइफरकेट कर दिया, हो गई सेलर की अकाउंटिंग। अब आ जाते बायर। बायर के लिए तो कुछ है ही नहीं, बायर ने बिल्डिंग खरीदी, बैंक से पैसा गया, बिल्डिंग खरीदी और लोन दिया, उसकी अमाउंट डाल दी और खत्म कहानी। चलो, इसके साथ हमारा लीज लायबिलिटी का ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन भी खत्म होता है। तो अब मेरी तरफ से ये इंडेस 116 चैप्टर लीजेस मेरा पूरा खत्म होता है, हमारा खत्म होता है। पार्ट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, और 3 में मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स भी करा दिए, एक्सेप्ट सिर्फ एक के। वो टॉपिक है ट्रांजिशन अप्रोच। इस पे एक क्वेश्चन भी है जो हमारा लास्ट इलिस्ट्रेशन भी है, वैसे इंडेस इलिस्ट्रेशन 46 आई थिंक या 47, एक सेकेंड, 46, ये लास्ट इलिस्ट्रेशन है इस चैप्टर का, ट्रांजिशन अप्रोच। बट सॉरी टू से ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, काफ़ी, इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, काफ़ी क्या है, क्या इसमें एक रिटेलर लेसी है जो लीज पे 3 साल के लिए लीज पे ली है इसने कोई चीज़ 1 अप्रैल 2017 में, और इसकी पेमेंट्स होगी 2018, 19, 20 में। अब तब जब भी इसने लीज पे लिया था इंडेस थे नहीं, सिर्फ एएस थे। इंडेस आ गए 1 अप्रैल 19 में, इसने इंडेस लगाने शुरू कर दिया, यानी कि ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसको वो कैसे करे, इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस दे रखी है इंडेस ने, कि एक फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच यूज़ करो या मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव लो, उसके ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 2 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूँगा सीए प्रतीक जगाती सर जी की, काफ़ी अच्छी वीडियो है। जब मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था मैंने भी उसी वीडियो को रेफ़र करा था, अराउंड हाफ एन आवर की 35 मिनट्स की वीडियो है, तो देख सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे तब भी पसंद नहीं था, अब भी पसंद नहीं है, और मेरा इसको कराने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। इट वॉज माई गुड लक कि मेरे अटैम्प्ट में ये नहीं आया, बट आईसीए कभी भी इस क्वेश्चन का बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है। फुल क्वेश्चन तो आईसीए भी नहीं देगा, टोटल 6 पेजेस में तो इन्होंने खुद सॉल्व करा है, बट ऐसा कर सकता है, देगा भी तो फिर 14 मार्क्स का देगा, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता। बट अगर इसको छोटा करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, कहेगा सिर्फ फुल के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो,
या सिर्फ मॉडिफाइड के हिसाब से दोनों ऑल्टरनेटिव लगाओ या कोई एक ऑल्टरनेटिव लगाओ, कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको रेफ़र कर लेना। बाकी ना ही आए एग्ज़ाम में तो बढ़िया है, बस मेरी तरफ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आई, अब ये मत कहना कि 46 नहीं कराया तो पसंद नहीं आई, बाकी सब कुछ अच्छे से कराया, तो इसको लाइक कर देना, किसी के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी एग्ज़ाम में उसका भी भला हो जाए। और बस चैनल सब्सक्राइब करना नहीं करना देख लेना, वैसे कर देना। चलो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।